अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं जो अरिहंत की बुक हम लोग देख रहे हैं उसमें जीके देख रहे हैं हिस्ट्री का। और उसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 1913 में आते हैं। 1913 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1913 इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक इवेंट होता है जिसको कामागाटा मारू इवेंट कहते हैं। कामागाटा मारू इवेंट, ठीक है। तो एक जहाज होती है, ठीक है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। बट ये जो पूरी की पूरी अगर हम एक वर्ड में कहें तो गदर मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गदर पार्टी के बारे में जो अमेरिका में बनाई गई थी वो 1913 के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में रहता है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। एंड इसके फाउंडिंग मेंबर जो थे उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके 3 फाउंडिंग मेंबर होते हैं। जैसे अगर आप पूछोगे कि फाउंडर कौन है, प्रेसिडेंट कौन होता है, तो सोहन सिंह भकना होते हैं। कौन से होते हैं? सोहन सिंह भकना, राइट, ये प्रेसिडेंट होते हैं। एंड देन लाला हरदयाल वाज दी जनरल सेक्रेटरी। एंड देन उसके बाद में एक थे पंडित काशीराम हरोली। पंडित जो काशीराम होते हैं वो इसके ट्रेजरार होते हैं, ठीक है। तो काशीराम आप याद रख सकते हो, काशीराम उसके ट्रेजरार होते हैं। तो ये क्या हो गए? सोहन सिंह भकना इसके प्रेसिडेंट थे। इसके जनरल सेक्रेटरी लाला हरदयाल होते हैं और काशीराम, पंडित काशीराम हरोली पूरा नाम होता है उनका, हरोली, राइट। तो ये इसके ट्रेजरार होते हैं जो पैसे का लेखा जोखा करते हैं। तो ये 3 लोग मिलकर बनाते हैं। हालांकि इसमें और कुछ नाम भी, जैसे संत बाबा हैं एक लोग, ठीक है, वो शाखा, चूंकि ज्यादा पंजाबी अमृतसर और जालंधर के लोग इसमें रहते हैं। कनाडा वगैरह में आज भी देखो पंजाबी लोग रहते हैं, तो ज्यादातर पंजाब और अमृतसर जालंधर यहाँ के ज्यादा लोग जाते हैं। तो बाबा ज्वाला सिंह आपको मिलेंगे, संत कोश सिंह मिलेंगे। तो जितने नाम में ज्यादातर सिंह हैं या बाबा हैं, तो ये सारे लोग, लाला हरदयाल, तो ये सारे लोग आपको इस गदर मूवमेंट से जुड़े हुए मिलते हैं। अब ये देखो 1 नवंबर को एक गदर नाम का उर्दू में अखबार भी निकाला जाता है, ठीक है, और गुरुमुखी स्क्रिप्ट में भी निकाला जाता है। 1 नवंबर को क्यों निकाला जाता है? 1818 जो 15/7 वाला जो रिवोल्ट हुआ था, मतलब जो 1857 की क्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग गदर नाम का पेपर निकालते हैं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब ये लोग पहले कनाडा जाते हैं, वहां पर इनको नहीं जाने दिया जाता है। फिर अमेरिका में भी प्रॉपर्टीज नहीं खरीदने दी जाती हैं। तो भारतीयों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर बनाया गया था, जिसमें पहले इसका नाम क्या होता है? पहले जो इन्होंने बनाया था उसका नाम होता था हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। तो आपको पता है अमेरिका है ना, ऐसा उसका पैसिफिक कोस्ट है। तो पैसिफिक कोस्ट में यहाँ पे कनाडा है, तो यहाँ से ये ऐसे एंट्री मारना चाहते थे। तो वनक्योर यहाँ पर पड़ता है, एक कनाडा का प्रोविंस है। तो बट इनको बैन ही कर दिया गया था, जब भारतीयों को नहीं जाने दिया गया। तो इसी कोस्ट पर इन्होंने हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट बनाया था, जिसका 1913 में चल करके गदर पार्टी नाम होता है। तो यहाँ पे सारे रेवोल्यूशनरी लिखते हैं, और गदर वीकली न्यूज़पेपर भी आता है। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में आता है, उर्दू में भी और भी सारे संस्करण में आता था, वीकली हुआ करता था। और यहीं पर फिर बाद में एक जहाज होती है जो भारतीयों को लेकर के जाती है, उसको यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती। फिर ये वापस से इंडिया आती है ना, बंगाल में, तो यहाँ पर गोली चला दिया जाता है। इसी को कामागाटा मारू इवेंट करते हैं। हालांकि इतना अरिहंत में नहीं दिया गया, मैं इसको अननेसेसरी एक्सपेंड कर रहा हूँ। मेरा मोटिव है कि रिवाइज करने फैक्ट वाइज, तो आई थिंक इतना पर्याप्त होगा जो हमें ध्यान में रहे। 1916 में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? 1916 में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो पहले होता है वो होता है होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है। होम रूल मूवमेंट से 3 लोग जुड़े हुए हैं। तो पहले जो अप्रैल में स्थापना होती है बॉम्बे, पुणे में, ठीक है, पूना में, कौन करता है? तिलक करते हैं, ठीक है, तिलक करते हैं। और उसके बाद में अडियार, अडियार एक जगह है मद्रास के पास, वहां पर 2 लोग मिलकर के स्थापना करते हैं होम रूल की। एक होते हैं एनी बेसेंट जी, और एक होते हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये 2 नाम आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ अरिहंत की किताब से। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट अड्यार में सितंबर में शुरू करते हैं बाद में। तो पहले तिलक जी अप्रैल के पास पुणे से शुरू करते हैं होम रूल। होम रूल का मूवमेंट मतलब यही था कि ब्रिटिश के अंदर रह करके हमारा स्वतंत्र शासन चलता रहे। दूसरा 1916 में, चूंकि दिसंबर में के आखिरी वीक में अराउंड कांग्रेस का सेशन होता था, तो लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ का सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें जो मुस्लिम लीग होते हैं और कांग्रेस के बीच में भी समझौता होता है। और कांग्रेस के जो
एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, नरम दल, गरम दल, उनके बीच में भी समझौता होता है। तो आपको दोनों पॉइंट शायद याद आ गए होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा जो हिस्टोरिकली रॉन्ग माना जाता है कि कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इसको मतलब हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज होते हैं उस समय पे कि कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट जो प्रत्यक्ष न्याय मतलब निर्वाचन प्रणाली थी उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम के लिए, तो एक समझौते के तहत। तो 1917 में क्या होता है, तो ये तो हो गया। 1917 पे आते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जो 1916 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसके चेयरमैन कौन थे? तो क्या अंबिका चरण मजूमदार थे? आप खुद से सोचिए, ठीक है। कांग्रेस का जो सेशन हुआ था लखनऊ में, ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन हुआ करते थे? 1917 में क्या इंपॉर्टेंट है, अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? अगस्त डिक्लेरेशन, अंग्रेजों ने कहा था कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो हमारे सिस्टम है, हमारे जो ब्रिटिश का कॉलोनियल सिस्टम है, उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे अंग्रेजों इंडियंस को उसमें जगह मिलेगी, स्थान मिलेगी। तो एक तरह से ये अगस्त डिक्लेरेशन होता है। और इसीलिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, ठीक है। तो वो अलग का विषय हो जाता है, पॉलिटी में ज्यादा डिस्कस किया जाता है, जिसमें कि पोस्ट ऑफ स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, यूपीएससी, ये सब चीजें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर आती है ना, गठन किया गया था। 1919 में मैंने 2 बार लिखा है क्योंकि इसमें 2-3 इवेंट काफी जरूरी हैं। 1919 में आप 3 डेट याद रखें बस। 3 डेट का मतलब है, पहली डेट है 18 मार्च, ठीक है, दूसरी डेट है 10 अप्रैल और तीसरी डेट है 13 अप्रैल, ठीक है। कब है? 18 मार्च, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल। अब 18 मार्च को एक एक्ट पास होता है जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट, और गांधी जी इसी के लिए रॉलेट सत्याग्रह भी करते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। इस रॉलेट एक्ट को ऐसा माना जाता है कि काफी पूरी तरह से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो कौन सी रिट का उल्लंघन होता है आपको पता है? हैबियस कॉर्पस का, जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ समवन। तो किसी को अगर डिटेन कर लिया जाएगा तो किस रिट का, आज के मुताबिक हम बताएं तो हैबियस कॉर्पस का उल्लंघन होता था। तो आपको इसी अरिहंत वाली किताब में ये भी लिखा जाएगा कि हैबियस कॉर्पस का उल्लंघन होता था। तो रॉलेट एक्ट आता है, इसी के रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी लॉन्च करते हैं 10 अप्रैल को। सत्याग्रह जो चूंकि चंडीगढ़ में, पंजाब के आसपास ये काफी बड़ा हो चुका था। डॉक्टर किचलू एंड सत्यपाल मलिक, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है 10 अप्रैल को। और इसी अरेस्ट के विरोध में 13 अप्रैल को बहुत बड़ी संख्या में जलियांवाला जो जगह है वहां पर काफी लोग एकत्रित होते हैं। एंड माइकल ओ डायर, कौन है? माइकल ओ डायर, ओके, ये नाम याद रखना, जनरल माइकल ओ डायर, इनके आदेश पर गोली चला दी जाती है और जलियांवाला बाग इवेंट होता है, जिसके लिए हंटर कमेटी बनाई जाती है। एक कमेटी इंडियंस के द्वारा भी बनाई जाती है जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो ये भी याद रखना है। तो एक हंटर कमीशन बनाया जाता है इसको जांच करने के लिए। बाकी ये डेटें आपको कैसी लगी? मतलब ये काफी हम रिवाइज कर रहे हैं अरिहंत का, मनोहर पांडे का, उससे ज्यादा एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं।